नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज इस चैनल पे करंट अफेयर्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2021 को कवर करेंगे और इससे हम लोग मई 2021 के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को, वे घटनाक्रम चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, आर्थिक जगत से हो या खेल जगत से, कोई नई नियुक्तियां हुई हो या कोई पुरस्कार वितरण हुआ हो, इन सभी घटनाक्रमों को हम लोग 90 एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और साथ ही यह सारे कंटेंट हमें अच्छी तरह से याद हो जाए, इसके लिए हम लोग जहां ज़रूरत होगी वहां व्याख्या का इस्तेमाल करेंगे, चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, इमेज का भी उपयोग करेंगे। तो इन सबको साथ लेके हम लोग चलेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर कोई कमी रह गई है उसे भी बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि चूंकि ये चैनल नया है, यूट्यूब चैनल नया है, और पिछला जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं उनको आप लोगों ने जितना समर्थन और प्यार दिया है उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न सीरीज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा किसके द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों, आप लोग ये याद रखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये मई 2021 से संबंधित है। ठीक है, उस समय का ये करंट है और पिछले एक साल के करंट अफेयर्स हम लोगों को चाहिए, तो दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ICMR, DRDO, IMA। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों DRDO। DRDO ने 2DG नामक एक दवा कोविड-19 के उपचार के लिए, मरीजों के उपचार के लिए बनाई है। आइए देखते हैं हम लोग व्याख्या के माध्यम से। कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए एक नई दवा भारत के DRDO द्वारा विकसित की गई है। 2DG दवा का क्या नाम है? 2DG, इसका मतलब होता है 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज नाम की इस दवा का उत्पादन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के सहयोग से DRDO कर रही है। इस दवा के आपातकालीन उपयोग हेतु आप सभी को पता है कि एक आपको अनुमति लेनी होती है और वो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGA, उससे अनुमति प्रदान इनको मिल गई है। इस दवा से कोरोना संक्रमित रोगियों में ऑक्सीजन की कमी की समस्या से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। यह दवा कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली दवा है। दोस्तों, आपने वैक्सीन का तो नाम सुना होगा, लेकिन ये दवा है, मेडिसिन है। तो भारत की ये पहली दवा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और मई 2021 की ये घटनाक्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। DRDO ने किस दवा उत्पादक कंपनी के सहयोग से 2DG यानी 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज नामक देश की पहली कोरोना दवा विकसित किया है? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, तो वही ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों DRDO ने किस लैब से इसका उत्पादन किया है? तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 संबंधित है, किससे संबंधित है? भारतीयों को स्वदेश वापस लाने से संबंधित। दूसरा ऑप्शन है विदेशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य चिकित्सकीय सामग्री लाने से संबंधित। ऑप्शन सी, भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को सुरक्षित उनके देश वापस पहुंचाने से संबंधित। और डी ऑप्शन है भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु है विदेशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य चिकित्सकीय सामग्री लाने से संबंधित। उस समय पता होगा कि अप्रैल मई के महीने में 2021 के महीने में भारत में एक भयंकर दौर चल रहा था कोरोना वायरस का। उसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और हम क्योंकि काफ़ी भयानक स्थिति थी वो। हम लोग अब इसको व्याख्या से समझते हैं। इस ऑपरेशन यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत INS जलाश्व द्वारा 18 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 3650 ऑक्सीजन सिलेंडर व 39 वेंटिलेटर सहित अन्य चिकित्सकीय सामग्री कहाँ से? ब्रुनेई व सिंगापुर से 23 मई 2021 को विशाखापट्टनम लाई गई। एक वर्ष पूर्व यानी मई 2021 में कोरोना वायरस के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन
नौसेना ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था समुद्र सेतु प्रथम। और अब दवाइयों और चिकित्सकीय सामग्री लाने के लिए भारतीय नौसेना ने जो ऑपरेशन चलाया उसे नाम दिया गया है समुद्र सेतु द्वितीय। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, समुद्र सेतु 1 और समुद्र सेतु 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक युद्धपोत INS राजपूत किसने वर्षों की सेवा के पश्चात मई 2021 में कार्य मुक्त कर दिया गया? 20 वर्षों के बाद, 21 वर्षों के बाद, 41 वर्षों के बाद, 51 वर्षों के बाद? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 41 वर्षों के बाद। भारत की थल सेना की किसी रेजिमेंट के साथ संबंध किया जाने वाला यह नौसेना का पहला युद्धपोत भी था। कौन? तो INS राजपूत। राजपूत आप लोगों को पता होगा कि एक थल सेना का रेजिमेंट भी है, राजपूत रेजिमेंट, तो उसके नाम से किसी युद्धपोत का नाम दिया गया था। यह है आपका INS राजपूत। इसको 41 वर्षों के बाद कार्यमुक्त कर दिया गया, मतलब सेवा से हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से 3 अन्य राफेल विमान प्राप्त होने के पश्चात भारत के पास मई 2021 तक राफेल विमानों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन है आपके सामने 18, 21, 30, 36। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 21। अब राफेल फाइटर जेट जो राफेल विमान है, ये इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फ्रांस की विमान कंपनी, इसका नाम है दसॉल्ट एविएशन, द्वारा निर्मित ऐसे 36 राफेल विमान की खरीद के लिए 58,000 करोड़ रुपया का सौदा भारत ने फ्रांस से सितंबर 2016 में किया था। और काफ़ी बवाल भी हुआ देश में, उसके लिए राजनीतिक काफ़ी सरगर्मियां तेज रही है पिछले 4-5 सालों में। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे हम लोग परीक्षा की दृष्टि से तथ्यों पर ही बात करेंगे। तथा यह सभी विमान कितने, 36 विमानों का सौदा हुआ था, कितने में? 58,000 करोड़ में। और फ्रांस का जो ये विमान कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, ये 2023 तक सारे विमान भारत को दे देगा। कब और कितने राफेल फाइटर जेट भारत को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अभी मई 2021 तक 21 प्राप्त हो गए हैं। पहला खेप मिला था जुलाई में 5, उसके बाद नवंबर में 3, उसके बाद जनवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021। टोटल अभी जो हाल फिलहाल में 3 मिला है, सबको मिला देंगे तो हम लोग के पास टोटल विमान कितने हो जाएंगे? 21। और टोटल देने कितने हैं? 36। कब तक? 2023 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में प्रसार भारती किस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है आपके सामने DD इंटरनेशनल, इंटरनेशनल न्यूज सर्विस, प्रसार भारती इंटरनेशनल, DD वर्ल्ड वाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, DD इंटरनेशनल नाम से भारत एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल प्रसार भारती बनाने की योजना पे काम कर रही है। जैसे कि BBC वर्ल्ड सर्विस है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, उसी तरह भारत का भी एक अपना अंतर्राष्ट्रीय चैनल होगा जिसका नाम होगा DD इंटरनेशनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधान परिषद के गठन से संबंधित एक प्रस्ताव अपने मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया है? मई 2021 की ये घटनाक्रम है। ऑप्शन है आपके सामने केरल, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। और हम लोग देखते हैं कि कितने राज्यों में विधान परिषद की अभी गठन है। वर्तमान में देश के 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद। और ये राज्य कौन कौन से आपको हमने यहाँ नाम से भी दिखाया है और मैप में भी दिखाया। आप मैप को याद रखिएगा, मैप से ना चीज़ें जल्दी याद होती है। तो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दोनों एक साथ है बिहार, हम लोग ऐसे 2-2 में याद करेंगे। फिर आंध्र प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश, और ये हो गया तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम लोग व्याख्या में थोड़ा और विधान परिषद के बारे में समझते हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल द्वारा पारित इस प्रस्ताव को अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के पश्चात राज्य के विधानसभा द्वारा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, पहले मंत्रिमंडल ने, कोई भी चीज़ होती है आप सीरीज देखिए, पहले अभी मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया है। ठीक, अब यह राज्य के विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत होगा और वहाँ जितने भी सदस्य हैं, उपस्थित सदस्य, उसके 2/3 बहुमत द्वारा अगर पारित होता है तब वहाँ के राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेंगे और भेज देंगे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए। अब केंद्र सरकार क्या करेगा आगे देखते हैं। विधानसभा द्वारा इस तरह से पारित प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 171(2) के तहत लोकसभा व राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना अनिवार्य है।
राज्य विधानसभा इसे 2/3 बहुमत से पारित करके जब केंद्र सरकार के पास भेजेगी, तब संविधान के अनुच्छेद 171(2), आप ये आर्टिकल याद रखिएगा, इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा में इसे साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, जिसके बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही विधान परिषद के गठन की अनुमति प्राप्त होती है। इसलिए इसके लिए विधान परिषद के गठन के लिए जो केंद्रीय सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, उसकी सहमति होना बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार में जो सरकार है, राज्य सरकार में जो सरकार अगर वो प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र सरकार उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, पारित कर लेता है। अब इससे पहले की बात हम लोग देखते हैं। ये सारा प्रोसेस हो गया विधान परिषद के गठन का। इससे पहले पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन 1952 में किया गया था, लेकिन 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो ममता बनर्जी की सरकार फिर से उसे गठन करने के लिए प्रस्ताव पेश किए। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के गठन के लिए 2010 में असम, उस समय कांग्रेस की सरकार थी असम में, 2010 में असम, 2012 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव भी अभी तक केंद्र के पास लंबित है। 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी असम में, तो उस समय वहां से प्रस्ताव भेजा गया था, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो वे दोनों प्रस्ताव से, राजस्थान का भी था, वे दोनों प्रस्ताव अभी तक लंबित है। कहाँ? तो संसद में। अब एक और घटना देखते हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त करने के लिए भी एक प्रस्ताव राज्य विधानसभा में जनवरी 2022 से पारित किया गया है, और यह प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। तो यह आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रस्ताव अगर राज्य, क्योंकि सदन में जिसकी बहुमत होगी वही चीज़ पारित होगा, तो इन जो क्षेत्रीय दल है उनका सदन में उतना बहुमत नहीं है, तो केंद्र में जो सरकार है उसकी सहमति होना बहुत जरूरी है। अब वर्तमान में 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पे विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब होता है वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आगे इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत वरना बहुत टाइम लगेगा। और कौन से 6 राज्य है ये आपको पता है, मैंने मैप में भी आपको दिखाया था। उत्तर प्रदेश बिहार एक साथ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक एक साथ। 2-2 बंच करके याद करिएगा, मैप में देखिएगा, याद हो जाएगा जहाँ जहाँ पे भी विधान परिषद अभी अस्तित्व में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के गठन से संबंधित किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है? ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 171(2), तो यही सही हो गया। हम लोग व्याख्या में भी देखे थे ऑप्शन ए, अनुच्छेद 171(2। तो पूरा कहानी है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो वहाँ के मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव को वहाँ की राज्य विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके राज्यपाल के हस्ताक्षर के पास, केंद्र के पास भेजा जाएगा, और वह आर्टिकल 171(2) के तहत संसद के दोनों सदन द्वारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव को जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, तब वहां उस राज्य में विधान परिषद के गठन की स्वीकृति मिल जाएगी। ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में देश में के कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है? 4, 5, 6, 8, तो 6। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न। पीएनबी घोटाले के अभियुक्त मेहुल चौकसी, नाम तो याद होगा आप लोगों को, एंटीगुआ से फरार होने के पश्चात किस देश में गिरफ्तार कर लिए गए हैं? उन्होंने एंटीगुआ की देश की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, लेकिन जब भारत ने वहाँ पे भी प्रत्यर्पण का मामला आगे बढ़ाया तो वहाँ से भाग निकला, और भागने के क्रम में वो कहाँ पे पकड़ा गया? तो डोमिनिका में पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2021 में ताउक्ते चक्रवाती तूफान ने भारत के किस तट पर भारी तबाही मचाई? पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, दक्षिणी तट पर? इनमें से कोई नहीं। जब भारत कोरोना से जूझ रहा था उस समय देश में 2 चक्रवात तूफान आए थे, उनमें से एक था ताउक्ते। ठीक है, तो यह पश्चिमी तट पर भारी तबाही मचाई थी, अरब सागर से उठाया। अब दोनों तूफान के बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इससे प्रश्न बनता है, तो अच्छे से आप लोग व्याख्या को सुनिएगा। जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम लोग व्याख्या, जो समझने के लिए व्याख्या का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर झेल रहा भारत 2 भीषण चक्रवाती तूफानों का सामना मई 2021 में करना पड़ा। पहला कौन था? अरब सागर में उठा, जिसका नाम था ताउक्ते चक्रवाती तूफान, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों में भारी तबाही मचाई। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र की एक बड़ी नौका जिसका नाम था P305 तूफान में डूब गया, और उस नौका पर सवार 66 लोग मारे गए, और कुल मिलाकर 169 लोग इस तूफान में अपनी जान गंवाई। ठीक है, अरब सागर में उठा ताउक्ते तूफान की घटना। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम, कुछ दिनों के बाद पश्चिम बंगाल में भी बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान जिसका नाम था यास। यास उठा था बंगाल की खाड़ी में और ताउक्ते उठा था अरब सागर में।
यह तूफान जो उठा, चक्रवाती तूफान, यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक तटीय क्षेत्रों में नुकसान किया। झारखंड में हल्का नुकसान किया था, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा। और जब यह नुकसान के बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए भारत सरकार ने 1000 करोड़ के अंतिम राहत देने की घोषणा भी की थी। ठीक है, तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा, आगे के प्रश्न यहीं से बनेंगे। मई 2021 में अरब सागर में उठा ताउक्ते चक्रवाती तूफान निम्न में से किस राज्य में भारी तबाही मचाई थी? महाराष्ट्र, गुजरात, ए और बी दोनों, यानी महाराष्ट्र गुजरात दोनों ही राज्यों में, केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्याख्या में लोगों ने देखा था कि अरब सागर में उठा ताउक्ते तूफान गुजरात और महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाई थी और लगभग 169 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में आए यास चक्रवाती तूफान ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया? भारत, जापान, श्रीलंका, म्यांमार। तो यह भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में यास चक्रवाती तूफान ने भारत के किस तट पर भारी तबाही मचाई? पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, दक्षिणी तट पर, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल की खाड़ी में उठा था यास, तो पूर्वी तट पे ही भारी तबाही मचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उठे यास चक्रवाती तूफान से प्रभावित राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ की अंतिम राहत की घोषणा की? 1 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपया, 4000 करोड़ रुपया। तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपये के अंतरिम राहत की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी, जिसपे काफी हाय हल्ला भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जून 2021 को भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी अपने संशोधित पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तहत कितने प्रतिशत वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया गया? 2021 की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके सामने 98%, 96%, 101% और 100%। तो सही उत्तर है 101%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 के पहले सप्ताह में भारत का किस देश के साथ शिखर वार्ता वर्चुअली संपन्न हुआ? ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, रूस के साथ। तो सही उत्तर है ब्रिटेन के साथ। एक बार व्याख्या में देख लेते हैं, भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की वर्चुअली शिखर बैठक। भारत व ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की वर्चुअली शिखर बैठक 4 मई 2021 को संपन्न हुई। इसके तहत कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? 9 समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया। और इसमें यह भी था कि वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय जो व्यापार है उसको दुगना से भी अधिक पहुंचा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसके लिए एक उन्नत व्यापार समझौता, जिसे इन्हांस ट्रेड पार्टनरशिप कहते हैं, पर भी हस्ताक्षर हुआ। 9 समझौतों में ये भी शामिल था और इसका लक्ष्य है 2030 तक दुगना कर देना है जो आपसी व्यापार है उसको। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअली संपन्न शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा, एक बार पूछा भी था बीपीएससी में कि कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऐसा ही क्वेश्चन था, तो हम लोग सबको लेके चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट जो हो एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर के सामने 5, 8, 9, 11। तो सही उत्तर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 को भारत ब्रिटेन के बीच हुए वर्चुअली शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व्यापार को अगले 10 वर्षों में कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना? तो दुगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न, हाल ही में भारत के किस देश के साथ एक उन्नत व्यापार साझेदारी, जिसे इन्हांस ट्रेड पार्टनरशिप ईटीपी कहा जाता है, पर हस्ताक्षर किया है? पुर्तगाल के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ। तो हाल ही में ब्रिटेन के साथ वर्चुअली सम्मेलन हुआ और इसके तहत 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें 2030 तक दुगना करने का लक्ष्य है आपसी व्यापार को, और उसी के तहत इन्हांस ट्रेड पार्टनरशिप पर भी हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मई 2021 को किस देश की मेजबानी में भारत यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर बैठक हाइब्रिड तरीके से संपन्न हुई? भारत और यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर बैठक हाइब्रिड यानी वर्चुअली संपन्न हुई। एक तरफ सारे लोग फिजिकली उपस्थित थे और भारत इधर से उपस्थित था और दोनों के बीच वर्चुअली यह शिखर बैठक हुई। ऑप्शन है आपके सामने भारत, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी। तो सही उत्तर है दोस्तों पुर्तगाल की मेजबानी में यह बैठक आयोजित की गई। यहाँ पे व्याख्या में देख लेते हैं, भारत और यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, 16वां शिखर सम्मेलन, भारत और यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 8 मई 2021 को। पुर्तगाल जो कि वर्तमान में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष है, तो उसी के मेजबानी में यह शिखर सम्मेलन हाइब्रिड तरीके से हुआ, क्योंकि पुर्तगाल उस समय यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष था। इस शिखर वार्ता के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और ब्रिटेन के बीच 9 समझौतों पर, और यहां भारत और यूरोपीय संघ के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किया, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इन 3 में से भारत की
पुणे मेट्रो परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तथा यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना, यह इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसके लिए पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध पर भी हस्ताक्षर हुआ, समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व यूरोपीय संघ के एक 16वीं बैठक में किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध पर भारत सरकार तथा यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा हस्ताक्षर किया गया? पटना मेट्रो रेल परियोजना, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना, कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना, पुणे मेट्रो रेल परियोजना। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुणे मेट्रो रेल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में संपन्न भारत व यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर बैठक में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? 1, 2, 3, 5, तो टोटल 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने वहां की संसद को पुनः भंग करने का निर्देश दिया है? तो उथल पुथल मचा था उस समय भारत के पड़ोसी देश नेपाल में, नेपाल की यह घटनाक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित अब्दुल शाहिद, 76वें सत्र के लिए 2 अध्यक्ष निर्वाचित किए गए अब्दुल शाहिद, वह किस देश के विदेश मंत्री है? ऑप्शन है आपके सामने, ब्राजील, इंडोनेशिया, इजराइल, मालदीव। तो यह मालदीव के विदेश मंत्री है, उनका यह तस्वीर है। अब इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के चुनाव कैसे होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। इस पद हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को 5 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। वे क्षेत्र कौन से हैं? अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप, चौथा हो जाएगा लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र, और 5वां है पश्चिमी यूरोप व अन्य देश, 5वें क्षेत्र में शामिल करते हैं। इन सभी क्षेत्रों से बारी बारी से एक व्यक्ति का चयन प्रति वर्ष जून माह में किया जाता है, और इस वर्ष इस पद हेतु एशिया प्रशांत क्षेत्र की बारी थी। और एशिया प्रशांत से कौन चुने गए? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, और ये 76वें सत्र के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। और इस आगे जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के बारे में। तो भारत को महासभा यहाँ महासभा होगा, भारत को महासभा की अध्यक्षता यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की अध्यक्षता का अवसर कब मिला था? 1953 में ही, जब भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? भारत की विजय लक्ष्मी पंडित। अभी तक केवल 4 महिलाएं ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई हैं, और पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित भारत की थी और 8वें सत्र की अध्यक्षता की थी 1953 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु अध्यक्ष निर्वाचित हुए मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद किस क्षेत्र से इस पद पर निर्वाचित हुए हैं? तो हम लोगों ने 5 क्षेत्रों की चर्चा की थी, अब उसमें से आपको चुनना है। व्याख्या में मैंने बताया था, अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एशिया प्रशांत क्षेत्र से यह चुने गए हैं। इस बार एशिया प्रशांत क्षेत्र का बारी था, और इसके लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्रियों के बीच निर्वाचन हुआ, और लोगों ने मालदीव के विदेश मंत्री पर ज़्यादा वोट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पिछले 1 दशक में तीसरा सैन्य विद्रोह हुआ? किस देश में? सूडान, दक्षिण अफ्रीका, माली, कांगो। तो सही उत्तर है दोस्तों माली में। बशर अल असद हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित हुए हैं? यानी पहले से थे और चुनाव में फिर वो जीत के पुनर्निर्वाचित हुए हैं। किस देश के हैं बशर अल असद राष्ट्रपति? यूक्रेन, पोलैंड, लेबनान, सीरिया। तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति है बशर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है उनकी तस्वीर, आप लोग इसको याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिन के भीषण युद्ध के बाद इजराइल व फिलिस्तीन के बीच 28 मई 2021 को किसकी मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, मिस्र। तो मिस्र की अध्यक्षता में इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने परिवार नियोजन की नीति में परिवर्तन करते हुए अपने देश के नागरिकों को तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है? तो जहाँ पे प्रतिबंध होगा वहीं न प्रदान किया जाएगा, और हम सभी जानते हैं कि यह प्रतिबंध कहाँ लगा था? चीन में। कई सालों से यह प्रतिबंध था, जिसे वहाँ की सरकार ने अब हटा दिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां प्रश्न, मई 2021 में मंगल ग्रह पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतारने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है? चीन, भारत, अमेरिका, रूस। तो सही उत्तर है दोस्तों चीन। अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की स्पेस एजेंसी है। चीन का झुरोंग रोवर, जिस रोवर का नाम है क्या है? झुरोंग रोवर, सहित उसका लैंडर 14 मई 2021 को सफलतापूर्वक
मंगल ग्रह की सतह पर, मंगल ग्रह होगा यहाँ पे, मंगल ग्रह की सतह पर यूरोपीय प्लासीनिया क्षेत्र में उतरा। मंगल ग्रह का जो क्षेत्र था वो यूरोपीय प्लानीसिया क्षेत्र था। मंगल ग्रह हो गया, यहाँ पर ग्रह हो गया। मंगल ग्रह पर रोवर को उतारने वाला चीन जो है अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा देश बन गया है। आपने सुना होगा कि जुलाई 2000 फरवरी में 3 देशों की ने भेजा था अपना अंतरिक्ष यान, वो था यूएई, अमेरिका और चीन। तो वही उसी यान के बारे में अब धीरे धीरे वो प्रोग्रेस हो रहा है। अग्नि देवता के नाम पर चीन ने अपने इस रोवर का नाम झुरोंग रखा है। चीन में अग्नि देवता को झुरोंग कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इसे रखा गया। चीन का यह रोवर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के तियानवे-1 ऑर्बिटर का भाग है। पता होगा तियानवे-1, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत सरकार ने मालदीव के किस शहर में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? माले, अड्डू, फवहमुला, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों अड्डू। और मालदीव के ही विदेश मंत्री मोहम्मद शाहिद को संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र का महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में एनएसओ द्वारा जारी अंतिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? -24.4%। चौथी तिमाही की बात होता है, फोर्थ क्वार्टर की बात हो रही है। ठीक है, -7.3, 0.5, 1.6। तो इसका सही उत्तर है चौथी तिमाही में भारत के जीडीपी में 1.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के ताजा आंकड़ों के अनुसार, यह ताजा आंकड़े मई 2021 की बात हो रही है। ठीक है, 4 क्वार्टर में आता है जीडीपी का रिपोर्ट और चारों को जब एक जगह कर दिया जाता है पूरे वित्तीय वर्ष का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो वही जो चौथा था यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का जो क्वार्टर था उसका रिपोर्ट आया और चौथे और अंतिम तिमाही में जीडीपी 1.6% की धनात्मक वृद्धि के चलते पूरे वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में देश में जीडीपी की जो सिकुड़न थी बढ़ा नहीं है, माइनस में गया है इस वृद्धि के बावजूद भी, क्योंकि वह काल कोरोना में लॉकडाउन ही रहा। -7.3% रही देश का पूरा वित्तीय वर्ष में जो विकास दर था वह -7.3% रहा और यह -7.3% विगत 40 वर्षों में 1952 के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन है। ठीक है, ये 40 नहीं, यहाँ 82 होगा। ठीक है, गलती से 52 हो गया है, 82 होगा 1982 के बाद। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 1982 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, देख लेते हैं पहली तिमाही में वर्तमान में कितना अर्थव्यवस्था सिकुड़ा था। तो फर्स्ट क्वार्टर में -24.4, क्योंकि पूरा लॉकडाउन था वो पीरियड, अप्रैल से जून 2021 की बात हो रही है। दूसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर के बीच -7.4, यानी यहाँ पे भी निगेटिव में गया था अर्थव्यवस्था। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखी गई थी, प्लस में हुआ था 0.5। और चौथे क्वार्टर जो कि जनवरी से मार्च 2021 के बीच की बात है, यहाँ पे प्लस में गया है 1.6। और जब टोटल हुआ तो 2019-20 में जो भारत की अर्थव्यवस्था 4.0% से आगे बढ़ी थी, वहीं 2021 में -7.3% से नीचे गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मई 2021 में एनएसओ द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो -24.4%, -7.3%, 0.5%, 1.6%। तो सही उत्तर होगा दोस्तों -7.3% यहाँ टोटल ओवरऑल है। ठीक है, चारों क्वार्टर को मिला के। अगला प्रश्न लेते हैं, एमएसएमई सेक्टर को राहत पहुंचाने हेतु किसके द्वारा रिजोल्यूशन ऑफ एमएसएमई राहत पैकेज की घोषणा की गई है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। तो यह राहत पैकेज की घोषणा आरबीआई ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान आरबीआई का राहत पैकेज। तो कोरोना की दूसरी लहर के दुष्प्रभावों से अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने के लिए नए पैकेज की घोषणाएं आरबीआई ने 5 मई 2021 को की है, जिसके तहत रिजोल्यूशन ऑफ एमएसई के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को इनके ऋणों की पुनर्संरचना के लिए राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो वहीं व्यक्तिगत एवं छोटे व्यापारियों के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0
घोषित कर किया गया है। ये दोनों जो राहत पैकेज है आरबीआई ने घोषणा की है। इसके तहत आरबीआई से इसके तहत बैंकों से 25 करोड़ तक पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों व एमएसएमई कंपनियों के लिए ऋण अदायगी में 2 वर्ष तक मोरेटोरियम का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यानी मोरेटोरियम जो है उस समय वो अपना उसका रिकवरी नहीं करेगा 2 वर्ष तक। ठीक है, इसमें छूट प्रदान किया गया है। यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। व्यक्तिगत एवं छोटे व्यापारियों के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 किसके द्वारा घोषित किया गया है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। तो यह भी आरबीआई के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई द्वारा घोषित राहत पैकेज रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत बैंकों से 25 करोड़ तक पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों व एमएसएमई को कितने वर्ष तक मोरेटोरियम का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो सही उत्तर है 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के 9 महीनों यानी जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक में आरबीआई ने सरकार को कितनी लाभांश हस्तांतरित किया? तो यह चलन रहा है कि आरबीआई अपने लाभांश को सरकार को हस्तांतरित करती है। तो यही पूछा है कि 9 महीनों में कितने लाभांश दिया। ऑप्शन है आपके सामने 69,122 करोड़ रुपया, 57,128 करोड़ रुपया, 89,122 करोड़ रुपया, 99,122 करोड़ रुपया। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 99,122 करोड़ रुपया। व्याख्या में देख लेते हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए 9 महीनों यानी जुलाई 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए आरबीआई ने लाभांश के रूप में 99,122 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने 2021-22 में 21-22 से आरबीआई के लेखा वर्ष में भी परिवर्तन किया है। अब उसका जो फाइनेंशियल ईयर अपना आरबीआई ने लेखा वर्ष जो परिवर्तित किया है, जो पहले जुलाई से जून रहता था उसको अब कर दिया है अप्रैल से मार्च। अब यह अप्रैल से मार्च इसका लेखा वर्ष रहेगा। पहले क्या रहता था? जुलाई से जून रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने अपने लेखा वर्ष को जून जुलाई से परिवर्तित करके क्या कर दिया है? तो जनवरी दिसंबर, मार्च फरवरी, अप्रैल मार्च, जून मई। तो सही उत्तर है अप्रैल मार्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वां प्रश्न, निम्न में से किस बैंक में राजनीतिक विनिवेश के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर है दोस्तों आईडीबीआई। वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की, नाबार्ड की, एलआईसी की, आईआरडीए की। तो एलआईसी की सर्वाधिक हिस्सेदारी है आईडीबीआई बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के दौरान विदेशों से धन संप्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष देश कौन से हैं? दोस्तों मई 2021 में यह रिपोर्ट आई है 2020 के बारे में। ठीक है, तो 20 देख के आप लोग घबराइएगा मत। यह रिपोर्ट मई 2021 में, ऐसे ही 1 साल पहले का रिपोर्ट हर साल आता है। इस साल जो आएगा वो 2021 का आएगा। ऑप्शन है आपके सामने, माने विदेशों से किस देश में सबसे ज्यादा धन प्राप्त हुए हैं? भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत। कई वर्षों से भारत शीर्ष पे रहा है। विदेशों से संप्रेषित धन के मामले में भारत का पहला स्थान बरकरार, यानी भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं, एनआई जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा धन भेजते हैं। वही है, उसी से संबंधित यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के लिए विदेशों से धन संप्रेषण से संबंधित विस्तृत आंकड़े विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट में जारी की जाती है। यह रिपोर्ट है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा प्रत्येक वर्ष, जिसमें भारत का पहला स्थान विगत कई वर्षों से बना हुआ है। सबसे ज्यादा भारतीय जो है अपने देश में धन भेजते हैं। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान धन संप्रेषण में, यानी धन को, पैसा को भेजने में सर्वाधिक बाह्य प्रभाव अमेरिका से रहा। भारत में तो प्राप्त हुआ, लेकिन किस देश से सबसे ज्यादा धन भेजा गया वैश्विक लेवल पे? तो अमेरिका से सबसे ज्यादा धन लोगों ने अपने अपने देशों में भेजा। तो जहां आय हुआ, धन संप्रेषण प्राप्त हुआ भारत को, तो सबसे ज्यादा बाह्य प्रवाह हुआ, यानी अमेरिका से सबसे ज्यादा लोगों ने धन भेजा। और सबसे ज्यादा किस देश को प्राप्त हुआ? भारत को। और भारत के बाद ये भेजने वालों में अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का स्थान आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि 2020 में विदेशों से धन संप्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश। सबसे ऊपर है भारत, 83.1 अरब डॉलर इस वर्ष में भारत के लोगों ने भारत में पैसा भेजा। उसके बाद चीन का स्थान आता है, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद फिलीपींस, उसके बाद मिस्र। ये टॉप 5 कंट्री है अपने देश में धन भेजने के मामले में। और जिस देश से धन भेजा जाता है उनमें टॉप 5 है। अमेरिका सबसे ऊपर है, यूएई, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यहाँ से लोग सबसे ज़्यादा धन भेजते हैं और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा धन इस देश में भेजते हैं।
तो भेजने वालों में अमेरिका टॉप पे है और प्राप्त करने वालों में भारत टॉप है। यानी अमेरिका से लोग धन भेजते हैं और भारतीय सबसे ज्यादा धन अपने देश में भेजते हैं, यही है आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों के लिए विदेशों से धन संप्रेषित से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यह वर्ल्ड बैंक जारी करता है। व्याख्या में हम लोग ने इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की मई 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में संप्रेषित धन कितना था? 83.1 अरब डॉलर, 93.1 अरब डॉलर, 59.5 अरब डॉलर, 42.9 अरब डॉलर। तो भारत शीर्ष पर था और उसने कुल 83.1 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वां, 2020 में धन संप्रेषण का सर्वाधिक बाह्य प्रभाव किस देश से हुआ? सबसे ज्यादा किस देश से धन भेजा गया, यही क्वेश्चन है। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड। तो 1 नंबर पर था अमेरिका, 2 नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात, 3 नंबर पर सऊदी अरब, 4 नंबर पर स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 तक देश में पंजीकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? पहले आरबीआई अपना लेखा वर्ष कब से करता था? जुलाई से जून, लेकिन इस बार से अब कर दिया है अप्रैल से मार्च। तो वही अपना वित्तीय वार्षिक लेखा रिपोर्ट जो है वो मार्च में प्रकाशित किया और उसके तहत मार्च तक का रिपोर्ट जो है, जो पिछले 1 वर्षों का पूरा लेखा जोखा है, मई में प्रकाशित हुई। और इसके साथ पूछा जा रहा है कि देश में पंजीकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी थी मार्च 2021 तक? ऑप्शन है आपके सामने, 2158, 2058, 1958, 1919। तो देश में कुल बैंकों की संख्या थी 2058। 31 मार्च 2021 तक देश में कुल बैंकों की संख्या थी 2058। अब यहाँ पे व्याख्या में हम देख लेते हैं आरबीआई की इस रिपोर्ट के बारे में। वार्षिक रिपोर्ट के में आरबीआई का वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 मार्च 2021 में समाप्त हुआ और आरबीआई की वित्तीय वर्ष पहले जुलाई से जून के स्थान पर अब अप्रैल से मार्च कर दिया गया है। ये हम लोगों ने कई बार रिपीट कर लिया। जिसके बाद 27 मई 2021 को आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में पंजीकृत बैंकों की कुल संख्या 31 मार्च 2021 तक कितना थी? 2058, जिसमें वाणिज्यिक वर्ग यानी कमर्शियल बैंक 139 थे और सहकारी बैंक 1119 थे। सहकारी बैंकों की संख्या 1119 और वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 139। और इन वाणिज्यिक बैंकों में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 लोकल एरिया बैंक, 6 पेमेंट बैंक और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल थे। इन 139 में इनकी संख्या थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक देश में पंजीकृत बैंकों की कुल संख्या में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी थी? 139, 239, 958, 1119। तो वाणिज्यिक बैंकों की संख्या जो कुल संख्या थी 2058, उसमें वाणिज्यिक बैंकों की संख्या थी 139। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक देश में पंजीकृत बैंकों की कुल संख्या में सहकारी बैंकों की संख्या कितनी थी? 139, 239, 958, 1919। तो 1919 सहकारी बैंकों की संख्या थी और वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 139 थी और कुल बैंकों की संख्या थी 2058। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक चलन में कुल करेंसी में कितना प्रतिशत हिस्सा करेंसी नोटों का था? नोट और सिक्का में नोटों का हिस्सा कितना था जितने भी चलन में थे? ऑप्शन है आपके सामने, 68%, 78%, 95%, 99%। तो सही उत्तर है 99% नोट थे और 1% सिक्के थे जो भी चलन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित रुपए के नोट जारी किए जाते हैं। कौन जो नोट जारी किए जाते हैं? 2 रुपया के, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया और 2000। यह सारे नोट अभी चलन में हैं। और जो सिक्के जारी करते हैं वो जो चलन में है 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। ये मैं नहीं, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। और चलन में कुल करेंसी में 99% भाग नोटों का है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि 2000 का जो नोटों की संख्या है उसमें 2000 के नोटों की संख्या जो कुल मुद्रा चलन में उसका 17% है, 17.5%। 500 के नोटों की संख्या 68.4%। इसी तरह पूरा एक चार्ट दिया गया, आपको टॉप के याद रखने हैं। तो सर्वाधिक चलन वाले कौन से नोट है? 500। और कुल नोटों में इनका प्रतिशत है 68.4%। और 2000 के नोटों का है 17.5%। उसी तरह सर्वाधिक सिक्के सबसे ज्यादा चलन में कौन है? तो 5 रुपया के सिक्के, सिक्कों में इनका प्रतिशत है 33.4%।
इन 2 पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मूल्य का कौन सा करेंसी नोट प्रचलन में है? 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 2000। तो सर्वाधिक मूल्य का 500 रुपया का नोट प्रचलन में है 68 नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक चलन में रहे कुल राशि में 500 रुपया के नोटों का प्रतिशत कितना था? 33.4%, 68.4%, 17.3%, 90%। तो 5 रुपया के नोटों का संख्या था 68.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक चलन में रहे कुल राशि में 2000 के नोटों का प्रतिशत कितना था? 33.4%, 68.4%, 17.3%। तो हाँ, यही सही होगा, ऑप्शन सी 17.3% नोट जो है वो 2000 के हैं और 68.4% नोट जो चलन में है वह 500 के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक मूल्य का कौन सा सिक्का प्रचलन में है? 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 2 रुपया। तो हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि 5 रुपया और टोटल कितना, तो 33.4% जो सिक्के हैं उनमें 33.4% हिस्सा 5 रुपया का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 जून 2021 को घोषित मौद्रिक नीति में आरबीआई ने वर्ष 2021-22 में भारतीय जीडीपी विकास दर कितना अनुमानित किया है? जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसकी बात यह कह रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 9.5%, 10.5%, 11.5%, 12.5%। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय लोक दल के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अजीत जोगी, जयंत चौधरी, प्रकाश सिंह बादल हो गए यहाँ पे, अजीत चौधरी, अजीत सिंह। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जयंत चौधरी। पूर्व अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के निधन के पश्चात पार्टी कार्यकारिणी ने जयंत चौधरी को पार्टी का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया। तो चौधरी अजीत सिंह के निधन के पश्चात, जो कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष थे, उनके निधन के पश्चात जयंत चौधरी को अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मई 2021 में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं वो कौन कौन से हैं, और ये सारे लोग ना वर्तमान में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से फ्रेम करके बनाया आप लोगों के लिए कि वर्तमान में वे हैं कि नहीं। तो ये सारे लोग अभी वर्तमान में बने हुए हैं और इनकी नियुक्ति मई 2021 में हुई थी। एस बालाचंद्रन, यह सूरीनाम में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। सूरीनाम में भारत के नए राजदूत एस बालाचंद्रन। आप लोग कुछ याद करिएगा, बालाचंद्रन नाम से कोई आपके दिमाग में मित्र, फ्रेंड कोई भी होगा उसको सूरीनाम से जोड़ लीजिएगा, बस ये ट्रिक है। रामकरण वर्मा, जो कि वर्तमान में कांगो में भारत के राजदूत हैं, उनको केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में भी भारत का राजदूत का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। यानी जो कांगो में भारत के राजदूत थे रामकरण वर्मा, उनको केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में भी भारत का राजदूत का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। यानी अब ये 2 जगह में भारत के राजदूत हैं। कहाँ कहाँ? कांगो में भी और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में भी। पहले से कांगो में थे लेकिन मई 2021 में उनको केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य का भी राजदूत बना दिया गया है। तो फिर से रामकरण नाम के कोई आपका मित्र, फ्रेंड या रिश्तेदार होगा, उसको कांगो और अफ्रीकी गणराज्य नाम से लिंक कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। जयंत चौधरी, ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोक दल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, अरुण नाम का कोई आपका मित्र या फ्रेंड होगा, उनको बना दीजिएगा आप लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष। अरुण कुमार को बनाया गया मई 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 8वां अध्यक्ष बनाया गया, जो वर्तमान में भी है। ये सारे लिस्ट अभी वर्तमान में भी है। ठीक है। मई में बनाया गया था लेकिन अभी तक वे लोग इस पोस्ट पे हैं। तो आप लोग का नाम कोई जी दोस्त होगा, मिश्रा जी या फिर अरुण कुमार, कोई भी नाम होगा, उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का लिंक कर दीजिएगा, दिमाग में एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। सुबोध कुमार जायसवाल, आपका कोई मित्र जायसवाल हो या कोई रिलेटिव सुबोध हो, उसको सीबीआई के निदेशक बना दीजिएगा, याद हो जाएगा। अरविंद कुमार, इसे आईबी का निदेशक बना दिया। ये आईबी के निदेशक थे और लेकिन इनका कार्यकाल जून 2021 में समाप्त होने वाला था, उससे पहले ही इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। अब यह 1 जून 2022 तक आईबी के निदेशक, डायरेक्टर बने रहेंगे। कौन? अरविंद कुमार, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के,
अरविंद कुमार आईबी के, सामंत कुमार रॉ के निदेशक, इनका भी कार्यकाल खत्म होने वाला था मई में, लेकिन उनके कार्यकाल में भी 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। अब मई 2022 तक यही बने रहेंगे, ठीक है। और कुलदीप सिंह, ये उस समय सीआरपीएफ के महानिदेशक थे, इनको बना दिया गया एनआईए का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, ठीक है। और अंतिम में आते हैं टीबी नरेंद्रन, इनको वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीआईआई का अध्यक्ष चुना गया। अब सीआईआई का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो मई 2021 में जो नियुक्तियां हुई और जो वर्तमान में बने हुए हैं उनका ये लिस्ट है। आप लोग 1 से 2 बार इसको रिकॉल करिएगा, याद हो जाइएगा। हम लोग एक बार देख लेते हैं। एस बालाचंद्रन, सूरीनाम में भारत के राजदूत; रामकरण वर्मा, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में भारत के राजदूत; जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष; न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय मानवाधिकार के 8वें अध्यक्ष; सुबोध कुमार जायसवाल, सीबीआई; अरुण कुमार मिश्रा, आईबी; सामंत कुमार, रॉ; कुलदीप सिंह, एनआईए; टीवी नरेंद्रन, सीआईआई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मई 2021 में किसे सूरीनाम में भारत के नया राजदूत बनाया गया है? तो एस से सूरीनाम और एस से एस बालचंद्रन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में किसे केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में भारत के राजदूत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? कांगो के जो राज्यपाल थे, भारत के राजदूत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कांगो में जो भारत के राजदूत थे उनको अफ्रीकी गणराज्य का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। तो कौन थे? आप लोग याद करिए, मृदुल कुमार, एस बालचंद्रन, रामकरण वर्मा, टीबी नरेंद्रन। तो सही उत्तर है रामकरण वर्मा। और एस बालचंद्रन कहाँ में? तो सूरीनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र 2021-22 के लिए किसे भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, का अध्यक्ष चुना गया है? मृदुल कुमार को, एस बालचंद्रन को, रामकरण वर्मा को, टीबी नरेंद्रन को। तो सीआईआई का अध्यक्ष चुना गया है टीबी नरेंद्रन को, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किसके हैं? तो टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ और एमडी भी हैं, उन्हीं को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया निदेशक मई 2021 में बनाया गया और वर्तमान में भी वे हैं? तो हमने बोला था ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा, कोई आपका रिलेटिव, फ्रेंड या फिर कोई भी हो उस नाम से उसको जोड़ लीजिएगा। अरविंद कुमार, सामंत कुमार, कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार। तो सीबीआई का निदेशक बनाया गया है सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के किस प्रमुख का कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? तो आपने देखा कि सुबोध कुमार हो गए सीबीआई के डायरेक्टर। अब आईबी का डायरेक्टर प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार, सामंत कुमार, कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल। तो सही उत्तर है अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के किस प्रमुख का कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? आपने एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है, आपने मूवी देखी होगी, तो रॉ के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, रॉ क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, अरविंद कुमार, सामंत कुमार, कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल। तो सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के, अरविंद कुमार आईबी के, तो बच जाते हैं सामंत कुमार। सामंत कुमार को रॉ का प्रमुख का कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। हम बस ये याद कराने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हाल ही में किसे एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अरविंद कुमार तो नहीं, ये रॉ के हैं, आईबी के हैं। सामंत कुमार रॉ के हैं। कुलदीप सिंह, हाँ ये है एनआईए के, सीआरपी के महानिदेशक को एनआईए का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो कुलदीप सिंह और सुबोध कुमार सीबीआई के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में मई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? कौवा अध्यक्ष, 8वां अध्यक्ष। ऑप्शन है आपके सामने, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक कपूर। तो सही उत्तर है दोस्तों न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। और इसके पहले कौन थे? एच.एल. दत्तू का स्थान इन्होंने लिया है। और एक बार देख लेते हैं, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू का स्थान लेंगे। 1993 में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यह 8वें अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष पद हेतु नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है सामने, अमितेश चक्रवर्ती, प्रोफेसर CNR राव, प्रोफेसर देवाशीष मुखर्जी, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभम। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रोफेसर CN राव को यह पुरस्कार दिया गया है। ये है आपके CN राव। हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोत व ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए भारत रत्न प्रोफेसर
CN राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा मई 2021 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत के प्रोफेसर CN राव को। एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से इस पुरस्कार को जाना जाता है, जिसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। नोबेल पुरस्कार का सामान्य है ये, ऊर्जा क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार के बराबर इसका दर्जा है। ठीक है, कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है। तो 2021 में यह पुरस्कार किसे दिया गया? भारत के भारत रत्न प्राप्त प्रोफेसर CNR राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पहलवान को अपने साथी पहलवान की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, सुशील कुमार, सुमित पंघाल। तो 2 बार ओलंपिक में पदक विजेता भारत के सुशील कुमार को अपने साथी खिलाड़ी के हत्या के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? तो हम लोगों ने देखा कि चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया। किसका? तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का 21 मई 2021 को ऋषिकेश में निधन हो गया? सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिवा, एडोम शर्मिला, रीता बहुगुणा। तो सही उत्तर है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। व्याख्या में हम लोग देख लेते, काफी चर्चित व्यक्ति रहे हैं भारत में ये। उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा जीवन प्रयत्न बने, पूरे जीवन भर इन्होंने हिमालय पर्वत के पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते रहे। वृक्षों की कटाई को बचाने के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया और काफी फेमस क्वेश्चन भी है ये। पेड़ को काटने से बचाने के लिए लोगों को उन्होंने पेड़ों से चिपक जाने के लिए कहा था, इसे ही चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। तो इसे किसे चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। कबीर बेदी, शिवशंकर मेनन, बिल गेट्स, संजय बारू। सही उत्तर है दोस्तों बिल गेट्स। ये उनकी पुस्तक है, बिल गेट्स हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। ये तस्वीर आपको याद रहेगी तो कभी ये बुक का नाम आप भूलिएगा नहीं, बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? जॉन ग्रिशम, संजय बारू, शिवशंकर मेनन, बिल गेट्स। तो इसके लेखक है जॉन ग्रिशम, संजय बारू, संजय बारू। इस पुस्तक के इंडियाज पावर एलाइट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। एक्सीडेंटियल प्राइम मिनिस्टर आप देखे होंगे तो आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे, मूवी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक शोली वन मैन वन होप के लेखक कौन है? जॉन ग्रिशम, संजय बारू, बिल गेट्स, शिवशंकर मेनन। तो इसके लेखक है जॉन ग्रिशम। जॉन ग्रिशम की पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस लेकर पृथ्वी पर लौटा है? इसरो, एंथ्रेक्स, रॉसकॉस्मोस, स्पेस एक्स। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान कहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? दोस्तों बार बार देखा जाता है कि MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त होते रहता है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो यह पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला हाल ही में बनाया गया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब। तो पंजाब का 23वां जिला बना है जिसका नाम है मालेरकोटला। मालेरकोटला 23वां जिला पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नेपाली पर्वतारोही ने एवरेस्ट के शिखर पर रिकॉर्ड 25वीं बार चढ़कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है? पहले से ही 24 बार चढ़ चुके थे, 25वीं बार फिर से चढ़े और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका नाम कौन है? क्या है? अप्पा शेरपा, कामिडीता शेरपा, फुड़बा साड़ी तेरपा, निगमा सुरुत शेरपा। सॉरी दोस्तों, शेरपा जो लोग होते हैं ना काफ़ी मतलब हिस्ट पुष्ट होते हैं और पर्वतों पर चढ़ने में काफ़ी सक्षम होते हैं। अब यहाँ पे व्याख्या में देख लेते हैं। नेपाल के 21 वर्षीय शेरपा गाइड कामिडीता शेरपा ने मई 2021 में 25वीं बार एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सर्वाधिक बार चढ़ने के मामले में जो टॉप में जो 3 लोग हैं वो तीनों शेरपा ही हैं। और कामिडीता शेरपा के पीछे कौन कौन है? अप्पा शेरपा, फुड़बा तासी शेरपा और निगमा सुरु शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्यान यिंग हांग ने सबसे तेजी से एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का महिला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध कहां से है? वियतनाम से, हांगकांग से, तिब्बत से, नेपाल से। तो यह हांगकांग से हैं। 44 वर्षीय हांगकांग की त्यान यिंग हांग इस शिखर पर पहुंचने के लिए कुल 25 घंटा 50 मिनट में इन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गया और महिला सर्वाधिक तेजी से इस शिखर पर पहुंचने वाली महिला का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप
2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? के श्रीकांत भारत के, विक्टर एलेक्सेसन डेनमार्क के, जापान के केंटो मोमोटा या डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन? तो सही उत्तर है दोस्तों एंडर्स एंटोनसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? साइना नेहवाल भारत की पीवी सिंधु, डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसेन और या स्पेन की कैरोलिन मारिन? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्पेन की कैरोलिन मारिन ने यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब जीता। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क के और महिला एकल का खिताब स्पेन की कैरोलिन मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का 2021 का खिताब किसने जीता? एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी? तो यह खिताब एटलेटिको मैड्रिड ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गोल्फर ने वर्ष 2021 का पीजीए चैंपियंस गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीतकर किसी मेजर गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाला विश्व का सबसे उम्रदराज गोल्फर बन गया है? हिदेकी मत्सुयामा जापान के, जीव मिल्खा सिंह भारत के, टाइगर वुड्स अमेरिका के, फिल मिकेल्सन अमेरिका के? तो सही उत्तर है दोस्तों फिल मिकेल्सन। अब हम लोग मेजर गोल्फ चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं। पुरुषों के गोल्फ के 4 सर्वाधिक प्रतिष्ठित गोल्फ चैंपियनशिप को मेजर चैंपियनशिप कहा जाता है। जैसे 4 टेनिस टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है ना, उसी तरह 4 मेजर गोल्फ टूर्नामेंट को मेजर चैंपियनशिप कहा जाता है। और ये 4 कौन कौन से हैं? अगस्टा मास्टर्स जिसे हाल ही में फिल मिकेल्सन ने जीता और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं कोई भी मास्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले। ठीक है, अमेरिका के फिल मिकेल्सन। और दूसरा मास्टर्स चैंपियनशिप होता है गोल्फ का पीजीए चैंपियनशिप और इसको जीता है हिदेकी मात्सुयामा ने जो जापान के हैं। तीसरा होता है यूएस ओपन जो जून में होगा और चौथा है द ओपन चैंपियनशिप, ये जुलाई में प्रस्तावित है। ठीक है, इनमें से 3 अमेरिका में होते हैं और 1 ब्रिटेन में होता है। तो यही है मास्टर्स चैंपियनशिप। गोल्फ के जो 4 मेजर टूर्नामेंट हैं उनको कहा जाता है मेजर चैंपियनशिप। आगे बढ़ते हैं 81वां प्रश्न, पुरुषों के गोल्फ में कितने मेजर चैंपियनशिप होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो और जैसे टेनिस का ग्रैंड स्लैम 4 होता है उसी तरह मेजर चैंपियनशिप भी गोल्फ में 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का अगस्टा मास्टर्स गोल्फ खिताब किसने जीता? हिदेकी मात्सुयामा जापान के, जीव मिल्खा सिंह भारत के, टाइगर वुड्स अमेरिका के, फिल मिकेल्सन? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हिदेकी मात्सुयामा जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वीं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? क्वेश्चन है 31वीं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में, शारजाह में, आबू धाबी में या दोहा में? तो सही उत्तर है दोस्तों दुबई में। अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। 31वीं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 31 मई के बीच 2021 के बीच यूएई के दुबई में हुआ और इसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर कुल भारत ने 15 पदक जीते और पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा। भारत की तरफ से जो 2 खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, एक मेल थे चंजीत कुमार, इन्होंने हैवीवेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता और दूसरी थी पूजा रानी, इन्होंने मिडिल वेट में स्वर्ण पदक जीता। तो 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक, कुल 15 पदक। यहाँ पे हम लोग पदक तालिका देख लेते हैं। सबसे ऊपर रहा कजाकिस्तान, 2 नंबर पर उज्बेकिस्तान, 3 नंबर पर मंगोलिया। भारत का सबसे ऊपर वाला याद रखना है कजाकिस्तान और भारत का याद रखना है 4 नंबर पे भारत। और भारत ने क्या 2 स्वर्ण, 5 रजत, 8 कांस्य, टोटल 15। ठीक है, याद रहेगा। स्वर्ण में कौन? तो स्वर्ण में संजीत कुमार हैवीवेट 91 किलो कैटेगरी और पूजा रानी मिडिल वेट में 75 किलो कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। दुबई में आयोजित 31वीं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने 10, 15, 18, 20। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 15, 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में संपन्न 31वीं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो 15 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर था, पहले स्थान पर कजाकिस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में संपन्न 31वीं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? संजीत कुमार, पूजा रानी, ए और बी दोनों। तो भारत ने जो 2 स्वर्ण पदक जीते थे, एक पुरुष वर्ग में संजीत कुमार ने और महिला पूजा रानी ने
इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहले भारतीय व्यक्ति ने लगातार 2 बार फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट का पद मई 2021 में प्राप्त किया? नरेंद्र बत्रा, सुशील कुमार, धनराज पिल्लई, मोहम्मद शाही। तो सही उत्तर है नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जर्मनी के अलेक्जेंडर डेवरोव, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, रूस के निकोलाई मेदवेदेव और इटली के मटियो बेरेटिनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। हाल ही में खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये वर्तमान की न्यूज है। ऑप्शन है आपके सामने, एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, मारिया सकारी ग्रीस की, बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य की, आर्याना सबलेंका बेलारूस की। तो सही उत्तर होगा दोस्तों आर्याना सबलेंका बेलारूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सोशल मीडिया टूलकिट प्रकरण से संबंधित होने एवं दिल्ली पुलिस के कार्यवाही के कारण मई 2021 में चर्चा में रहा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो उस समय ट्विटर काफ़ी चर्चा में रहा था। तो आज का जो प्रतियोगिता दर्पण जुलाई का जो प्रश्न सीरीज था यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।